वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 12th के इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 4 है, जो सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 4 है इंडियन इकोनॉमिक का, वो आज हम करेंगे। इसका नाम है औद्योगिक विकास की रणनीति। तो इसमें अभी तक हमने जो पहले वाले चैप्टर्स पढ़े थे तो उसमें हमने जो कृषि है उससे संबंधित पढ़ा था। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो औद्योगिक विकास है वो किस प्रकार से हुआ है, औद्योगिक विकास करने के लिए जो सरकार है उन्होंने क्या क्या कदम उठाए हैं, तो इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। तो ये कब से कौन से सन से लेकर कौन से सन तक के इसमें बताया गया है, यानी कि कौन से ईयर की यहाँ पर बात की गई है। ये 1947 से 1990 तक का जो ईयर है उसमें जो औद्योगिक विकास है उसकी क्या रणनीतियाँ थी वो यहाँ पर बताई गई है। तो सबसे पहले अगर हमें चैप्टर का नाम समझ में आ जाता है तो हमें पता चल जाता है कि चैप्टर के अंदर क्या है, इसीलिए आपको यहाँ पर चैप्टर का नाम बताया जाता है। अब देखिए, इसका पहला टॉपिक है उद्योग का महत्व। जो उद्योग होते हैं उनका क्या महत्व होता है, तो पहली बात यही आती है। अगर हम औद्योगिक विकास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि उद्योगों का विकास किस प्रकार से हुआ है, तो हमें समझना होगा कि उद्योग हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तभी हम उनका विकास करेंगे। तो देखिए, इसका पहला महत्व है आर्थिक समृद्धि का अधिकेंद्र। जो आर्थिक समृद्धि है उसका अधिकेंद्र है, यानी कि आर्थिक समृद्धि का केंद्र अगर किसी चीज़ को कहा जाए तो वो क्या उद्योग है। उद्योग के द्वारा ही यह पता चलता है कि कौन सा देश जो है अधिक समृद्ध है और कौन सा देश अभी विकासशील है। अगर हम कहें कि समृद्धि की जो एक पहचान है वो है उद्योग, क्योंकि उद्योग क्या करता है, कृषि जो होती है वो केवल हमारे निर्वाह हेतु क्या करती है, वस्तुएं प्रदान करती है, हमारी आवश्यकताओं के लिए वस्तुएं प्रदान करती है। परंतु जो उद्योग होता है वो हमारी समृद्धि के लिए, हम कितने समृद्ध है उसको दिखाने के लिए हमें वस्तुएं प्रदान करता है। फिर एक तरफ से कहा जाए कि जो विकास, जो विलासितापूर्ण जो वस्तुएं होती हैं, जैसे कि अगर आपके पास पंखा है, एसी है, फ्रिज है, तो ये सब कौन प्रदान कर रहा है आपको, या फिर और खाने में भी जो वायरा, तो ये सब कौन प्रदान कर रहा है आपको। या फिर जो मशीनें हैं, जैसे कि आजकल जो वॉशिंग मशीन आ गई हैं, या फिर हम और भी चीज़ें लें, जैसे कार आ गई है, कार के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस लिए हैं, ये हमारी समृद्धि को बढ़ाने के लिए है, हमारे टाइम को घटाने के लिए, समय को घटाने के लिए। तो जो समृद्ध जो है, इसके साथ साथ जैसे ही जो उपभोक्ता होते हैं, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, उनको उपभोग कर रहे हैं, तो उपभोक्ता अपनी आय बढ़ने पर जिन वस्तुओं का उपभोग करते हैं वो उद्योगों के अंतर्गत आती है। और ये कब होता है, जब हम समृद्ध होंगे, जब हमारे पास अधिक आय होगी, तभी तो हम समृद्ध जो वस्तुएं होती हैं उन्हें ग्रहण करेंगे। तो आर्थिक समृद्धि का अधिकेंद्र जो उद्योग है उन्हें कहा जा सकता है, क्योंकि इनके द्वारा ही क्या होता है, हमारा जब हम आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं तभी हम उन वस्तुओं का उपभोग करते हैं जो उद्योगों के अंदर बनती हैं। अब देखिए, नेक्स्ट है रोजगार का स्रोत। जो उद्योग होते हैं वो रोजगार का स्रोत भी रहे हैं। अब कैसे रहे हैं, क्योंकि जो कृषि है उस पर अधिक भार हो गया। क्योंकि हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर में, जो कृषि है, जब स्वतंत्रता के बाद जो कृषि थी उसमें 80 से लेकर 85% तक की जो जनसंख्या है भारत की वो कृषि में लगी हुई थी। यानी कि इतनी अधिक मात्रा में जो जनसंख्या है वो केवल कृषि पर निर्भर थी। तो हमने देखा जो कृषि है उस पर इतना अत्यधिक भार हो गया कि जो लोग हैं वो बेरोजगार भी थे। तो इसके कारण जो उद्योग है उसने एक दूसरा उपाय सुझाया, उसने रोजगार उपलब्ध करवाया, क्योंकि अगर मशीनें लगी हैं उद्योगों में तो उन्हें चलाने वाला भी कोई चाहिए। तो कृषि का भार कम करते हुए जो उद्योग हैं उन्होंने लोगों को रोजगार प्रदान किया। एक तरीके से रोजगार का स्रोत मतलब होता है सोर्स, कहाँ से हमें रोजगार प्राप्त हो रहा है। तो उद्योग जो हैं, उद्योग धंधे, वो भी क्या है, रोजगार के स्रोत के रूप में उपलब्ध हुए। अगला, कृषि की यंत्रीकृत साधनों का स्रोत। यंत्रीकृत साधन का मतलब क्या होता है, यंत्रीकृत साधन का मतलब होता है जो मशीनें होती हैं, यंत्र जिन्हें कहा जाता है। तो जो कृषि के लिए जो यंत्रीकृत साधन है उन्हें उपलब्ध कराना भी जो है उद्योग क्या है, उन्हें उपलब्ध करवाने लगे, जिससे जो कृषि है उसमें भी बढ़ोतरी हुई। जैसा कि हमने कृषि में पढ़ा था कि जो कृषि द्वारा क्या होता है, जो उद्योग धंधे हैं उन्हें कच्चा माल मिलता है। तो उद्योग क्या करते हैं,
कृषि के लिए मशीनें उपलब्ध करवाते हैं, जैसे कि थ्रेशर, ट्रैक्टर हो गए, या फिर हम कहें हार्वेस्टर। इस तरीके की जो मशीनें हैं, यंत्र हैं जिन्हें कहा जा सकता है, उन्हें उपलब्ध करवाते हैं, जिससे क्या होता है, कृषि में बढ़ोतरी होती है, उसकी उत्पादकता में वृद्धि होती है। तो हमारा दो तरफ से क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। कृषि की तरफ से विकास हो रहा है, उद्योगों की तरफ से विकास हो रहा है। अगला देखिए, सभ्यता का विकास। उद्योगों के कारण क्या हुआ, एक सभ्यता का विकास हुआ है, क्योंकि जब कृषि थी तो लोग क्या है, गांव में रहते थे, कस्बे में रहते थे। जैसे जैसे जो आधुनिकीकरण है वो पूरे देश में छाया, वैसे वैसे क्या हुआ, जो लोग हैं अपना अब काम धंधा ढूंढने के लिए बाहर निकले, अपने गांव से, अपने क्षेत्र से बाहर निकले, और एक अलग सभ्यता का विकास हुआ, एक अलग संस्कृति का विकास हुआ। आप देख ही सकते हैं कि जो गांव से निकलकर जो यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं, वो किस लिए आते हैं, फैक्ट्री में काम करने के लिए आते हैं, उद्योगों में काम करने के लिए आते हैं। तो एक अलग सभ्यता का विकास क्या है, उद्योग के द्वारा हुआ। अगला है आधारिक संरचना का विकास। जो उद्योग है वो आधारिक संरचना क्या होती है, जो हमारे यातायात के साधन होती हैं, सड़कें होते हैं, बैंक होते हैं। तो ये आधारिक संरचना जो है, जो एक आधार है, किसका आधार है, उद्योगों के लिए आधार है। तो उद्योगों के लिए क्या आधार है, अगर वस्तुओं का निर्माण उद्योगों में हो जाता है तो उसे दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, यातायात की ज़रूरत पड़ती है। और इसके लिए क्या होना चाहिए, यातायात अच्छा होना चाहिए, सड़कें अच्छी होनी चाहिए। तो उद्योगों से क्या हुआ, जो सड़कें हैं, यातायात का साधन जो है वो अच्छा हुआ। इसके साथ साथ जो बैंक है, जो बीमा है, वो भी क्या हुए, इसके द्वारा क्या हुआ, इन सारी आधारिक संरचनाओं की जो सुविधाएं हैं वो लोगों को मिलने लगी। वो किसके कारण उपलब्ध हुई है, उद्योगों के कारण उपलब्ध हुई है। अगला, समृद्धि की एक अनिवार्य शर्त। हमने स्टार्टिंग वाले पॉइंट में भी देखा था कि जो उद्योग हैं, उद्योग क्या करते हैं, जो आर्थिक समृद्धि का एक अधिकेंद्र कहलाते हैं। पर ये पॉइंट इससे अलग है, क्योंकि उसमें हमने देखा था कि लोगों के पास जब आर्थिक रूप से वो समृद्ध होते हैं तो क्या करते हैं, जो उद्योगों में जो वस्तु का निर्माण होता है उन्हें ग्रहण करते हैं। पर ये जो पॉइंट है, समृद्धि की एक अनिवार्य शर्त, जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट में ये बताया गया है कि अगर किसी देश का, अगर हम कहें कि वो समृद्ध है, विकसित देश है, तो उसके पीछे एक हाथ उसके उद्योग का भी होता है। यानी कि जो विकास की जो प्रक्रिया है और औद्योगिकरण की प्रक्रिया, वो आपस में क्या है, मिली हुई है। अगर किसी देश में विकास होगा तो क्या है, औद्योगिकरण भी वहाँ पर पूर्ण रूप से हो चुका होगा, उद्योगों का विकास भी पूर्ण रूप से हो चुका होगा। अगर उद्योगों का विकास नहीं होता है तो वहाँ पर विकास होना संभव नहीं है। तो जो आपस में ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं, इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई देश विकसित देश बनना चाहता है तो उस देश में जो औद्योगिकरण है उस पर उसे ध्यान देना चाहिए। अब अगला है औद्योगिक विकास में राज्य की क्या भूमिका थी, या फिर हम कहें सार्वजनिक क्षेत्र की क्या भूमिका थी। तो यहाँ पर जो पॉइंट दिए गए हैं, मैं आपको हमेशा यही कहती हूँ, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, फिजिकल एजुकेशन हो, इकोनॉमिक्स हो, या कोई भी और सब्जेक्ट हो, उसमें आपको कोई भी क्वेश्चन आता, चाहे 3 नंबर का आए, चाहे आपका 2 नंबर का आए, अगर उसमें आप पॉइंट बना सकते हैं तो आपको पॉइंट में आंसर देना चाहिए। और 5 नंबर का आता है या फिर 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो पॉइंट में आंसर जरूर देना चाहिए। मतलब कि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट। देखिए, पहला है इसका पूंजी का अभाव। जो औद्योगिक विकास में जो राज्य है उसकी भूमिका इसलिए बढ़ती है क्योंकि जो भारत में जो औद्योगिक विकास करने के लिए निवेश की आवश्यकता थी, और निवेश की आवश्यकता जो है उसे किस तरीके से पूर्ण किया जा सकता है, इसका मतलब है भारत में जो पूंजी है उसका अभाव था। इस चीज़ को पूरा करने के लिए जो निजी क्षेत्र है उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं थी, यानी कि वो लालच पर आधारित होता है। निजी क्षेत्र अपना ही भला करना चाहता है, हमने जो सेकेंड चैप्टर उसमें पढ़ा था। परंतु केवल निजी क्षेत्र पर ही सब कुछ छोड़ देंगे तो इससे क्या होगा, जो पूंजी का अभाव रहेगा। तो इसका मतलब निजी क्षेत्र के पास इतनी क्षमता नहीं थी कि भारत का औद्योगिक विकास करने के लिए वो निवेश ला सके, पूंजीगत जो व्यय होता है उसे प्रदान कर सके। इसलिए यहाँ पर क्या है, जो राज्य है या फिर जो सरकार है, जिसे क्या करना था, सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से जो औद्योगिक विकास है उसे प्राप्त करना था।
तो जो पूंजी का अभाव भी क्या करता है, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाता है। अगला देखिए, निवेश के लिए निम्न प्रेरणा। निजी निवेशक थे उस समय, यानी कि जो भारत में जो निजी निवेशक थे वो इतने ज़्यादा उत्साहित नहीं थे निवेश करने के लिए, क्योंकि भारत में जो बाजार का जो क्षेत्र है या फिर जो बाजार का आकार था वो सीमित था। इसका कारण यही था कि बाजार में जो मांग है वो कम थी। क्योंकि मांग किस लिए कम होती है, जब किसी मार्केट में जो मांग होती है, डिमांड जो होती है वो कम क्यों होती है, क्योंकि जो लोग होते हैं उनके पास आय नहीं होती है उनकी इतनी अधिक कि वो कोई और सामान खरीद सके, इसलिए मांग कम होती है। तो अगर मांग कम है बाज़ार में तो लोग जो निवेशक होंगे, निजी निवेशक क्या करते हैं, जहाँ पर उन्हें लाभ दिखता है वहीं पर वो निवेश करते हैं। अगर बाज़ार में किसी वस्तु की या बाज़ार में मांग कम है तो वह निवेश क्यों करेंगे, अगर वह निवेश कर भी देंगे तो उन्हें लाभ प्राप्त नहीं होगा, तो वह निवेश क्यों करने लगे, इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे वो। इसलिए जो निजी निवेशक हैं वो निवेश नहीं करते थे, यानी कि इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे। तो इस कारण भी जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसकी भूमिका बढ़ती है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है, अब सार्वजनिक क्षेत्र ही क्या कर सकता है, अब वस्तुओं का निर्माण कर सकता है, उद्योगों का विकास कर सकता है। तो इस तरीके से भी सार्वजनिक क्षेत्र उभर कर आया या फिर उसका जो महत्व है वो दिखाई दिया। अगला देखिए, सामाजिक न्याय के साथ समृद्धि। अगर कहा जाए कि किसी देश में समृद्धि भी हो, यानी कि वृद्धि भी हो, देश का विकास भी हो, पर किसके साथ, सामाजिक न्याय के साथ हो, तो ऐसा होना कब मुमकिन है, जब उसमें कोई लालच ना हो, लाभ ना देखा जाए। तो ये चीज़ें कब होती हैं, जब वह चीज़ सार्वजनिक क्षेत्र के पास होती है, ना कि निजी क्षेत्र के पास। निजी क्षेत्र के पास होगी तो वो केवल अपना ही लाभ देखेगा, उसे किसी और से मतलब नहीं है कि उसे कैसा, कि औरों को रोज़गार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो निजी क्षेत्र क्या करेगा, केवल अपना लाभ देखेगा, जहां उसे लाभ होगा उन्हीं वस्तुओं का निर्माण करेगा, उसी क्षेत्र में निर्माण करेगा। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो जो सामाजिक न्याय के साथ समृद्धि तभी मुमकिन है जब सार्वजनिक क्षेत्र क्या करे, इस चीज़ को, औद्योगिक विकास की भागदौड़ को अपने हाथ में ले। तो ये इस चीज़ से हमें पता चलता है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसकी भूमिका किस तरीके की थी। अगर हम कह दें कि निजी क्षेत्र के हाथ में सब कुछ सौंप देना चाहिए था तो हमारे देश का विकास अब तक हो जाता, तो ऐसा कहना सही नहीं है, क्योंकि ये कारण आप उन्हें दे सकते हैं जो ऐसा बोलते हैं। अब देखिए 1956 में क्या है, एक औद्योगिक नीति तैयार की गई जिसके तहत 3 चीज़ें थी। उद्योगों का 3 श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया। पहली चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि जो उद्योग है उन्हें 3 भागों में बांटा गया, यानी कि 3 कैटेगरी उनकी तैयार की गई, 3 श्रेणियाँ तैयार की गई जो यहाँ पर बताई जाएंगी। इसके बाद 2 पॉइंट और है। दूसरा पॉइंट है औद्योगिक लाइसेंस और तीसरा पॉइंट है औद्योगिक रियायतें। इनके द्वारा क्या है, जो औद्योगिक विकास देश में किया जा सके इसलिए नीतियाँ तैयार की गई थी। कब तैयार की गई, 1956 में तैयार की गई। अब देखिए पहली है वे उद्योग। पहली श्रेणी में वे उद्योग आते हैं जिनकी स्थापना और विकास केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के रूप में किया जाएगा, यानी कि पहली श्रेणी में वो उद्योग आएंगे जिनकी स्थापना और उनका विकास, उन उद्योगों की स्थापना की जाएगी पहली श्रेणी के उद्योग में, और उनका ही विकास होगा जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होंगे, यानी कि सार्वजनिक जो क्षेत्र है रिलेटेड जितने भी उद्योग हैं वो क्या है, पहली श्रेणी में आएंगे। अब देखिए दूसरी श्रेणी में कौन से उद्योग आएंगे, वह उद्योग जिनकी स्थापना निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के रूप में की जाएगी। इसका मतलब दूसरी श्रेणी में वो उद्योग आएंगे जिनकी स्थापना निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के रूप में की जाएगी। इसका मतलब पहली जो श्रेणी थी उसमें तो केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग आएंगे, दूसरी जो श्रेणी है उसमें निजी प्लस में सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के उद्योग आएंगे। किंतु आगे देखिए, इसमें आगे बात बोल रखी है, किंतु निजी क्षेत्र केवल सहायक भूमिका निभाएंगे, यानी कि थोड़ी बहुत भूमिका निजी क्षेत्र निभाएंगे। औद्योगिक विकास करने में केवल थोड़ी बहुत भूमिका निजी क्षेत्र निभाएंगे। इस श्रेणी के नए उद्यम केवल सार्वजनिक क्षेत्र में ही स्थापित किए जाएंगे। इसका मतलब है एक निजी क्षेत्र क्या है, केवल सहायक भूमिका निभाएगा, और अगर इसके बाद कोई उद्योग स्थापित करना चाहता है तो वो क्या होगा, सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित होगा।
इसका मतलब है अगर नए उद्यमों की स्थापना होगी इसके बाद तो क्या होगा, वो केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग ही क्या हो सकते हैं, स्थापित हो सकते हैं। नेक्स्ट है उपरोक्त दो श्रेणियों के उद्योगों के अतिरिक्त, ये तीसरी श्रेणी है ये वाली, तो दो श्रेणियों के उद्योगों के अतिरिक्त अन्य सभी उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया जाएगा। जो तीसरी श्रेणी है उसमें दो श्रेणियों के जो उद्योग हैं उसके अलावा जितने भी उद्योग होंगे, यानी कि पहली श्रेणी में जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग थे वो आएंगे, दूसरी श्रेणी में निजी प्लस में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग आएंगे, परंतु जो निजी क्षेत्र है वो नाम मात्र का होगा, केवल सहायक जो होगा वो निजी क्षेत्र होगा। इसके अलावा उसके बाद अगर कोई उद्योग स्थापित किए गए वो सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में किए जाएंगे। तो ये दूसरी श्रेणी की बात हो गई। अब तीसरी श्रेणी यानी तीसरी कैटेगरी में वो उद्योग आएंगे जो इन दो जो उपरोक्त श्रेणी जो अभी अभी हमने पढ़ी है, दो श्रेणियों के उद्योगों के अतिरिक्त जितने भी बाकी उद्योग रह गए हैं, यानी कि बाकी कौन से उद्योग रहेंगे, जो इनके अलावा जो भी उद्योग रह गए हैं वो अब निजी क्षेत्र में आएंगे, निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिए गए हैं। तो जो उद्योगों की तीन श्रेणियों का वर्गीकरण था उसके अंतर्गत यही था। अब देखिए औद्योगिक लाइसेंस, जो दूसरी नीति तय की गई वो की गई औद्योगिक लाइसेंस की। इसके अंतर्गत क्या किया गया कि जो लाइसेंस है वो अनिवार्य कर दिया गया। अगर कोई निजी क्षेत्र क्या करना चाहता है, अपना उद्योग स्थापित करना चाहता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, पहले सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके बाद ही क्या कर सकता है, वो अपना उद्योग स्थापित कर सकता है। ये इसलिए किया गया था क्योंकि जो निजी क्षेत्र है उद्देश्य यही था कि निजी क्षेत्र अंधाधुंध रूप से अपना विस्तार ना कर सके, यानी कि बिना सोचे समझे जो निजी क्षेत्र है कि ये इसलिए किया गया था कि सारी की सारी पावर केवल निजी क्षेत्र के पास ना चली जाए, कुछ जो सार्वजनिक क्षेत्र है या फिर जो छोटे मोटे क्षेत्र है, जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसके पास भी इसकी कमान रहे। तो इसलिए किया गया था सब कुछ निजी क्षेत्र के हाथ में ना जाए, कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के लिए भी रह जाए, इसलिए निजी क्षेत्रों के ऊपर लाइसेंस प्रक्रिया लगाई गई। अगला औद्योगिक रियायतें। रियायतों का मतलब होता है छूट। तो रियायतों का मतलब होता है छूट। भारत में क्या किया गया, 1956 में जो औद्योगिक नीति तय की गई है उसके अंतर्गत जो पिछड़े क्षेत्र थे, हमारे भारत में जो पिछड़े क्षेत्र थे जहाँ पर उद्योग धंधे मुश्किल से ही खुल रहे थे, तो वहाँ पर उन्हें कुछ छूट भी दी गई। अगर लाइसेंस प्रक्रिया लगाई गई बहुत सारे निजी क्षेत्रों पर, तो इसके साथ सरकार ने यह ध्यान दिया कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं भारत में जहाँ पर उद्योग धंधे खुल ही नहीं रहे हैं, तो इसके लिए उन क्षेत्रों में कुछ छूट दी गई या फिर रियायतें दी गई। वो दो प्रकार से दी गई। पहली तो जो है वो कर अवकाश लगाया गया। कर अवकाश का मतलब है कुछ समय के लिए जो टैक्स है उसे मुक्त कर दिया गया कि तुम उद्योग धंधे खोलो, उन क्षेत्रों में उद्योग धंधे खोलो। अगर वहाँ पर उद्योग धंधे नहीं हैं तो उन क्षेत्रों में तुम उद्योग धंधे खोलो। अगर वहाँ पर जो उद्योग खुलेंगे तो उसमें कुछ समय के लिए क्या है, तुम पर कर नहीं लगेगा। दूसरा किया गया कि जो बिजली है उसमें रियायतें दी गई, यानी कि जो बिजली अब सस्ते दामों पर उन उद्योगों को दी जाएगी। तो इस तरीके की अनेक छूटें प्रदान की गई या फिर रियायतें प्रदान की गई जिससे कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं भारत के उनमें भी विकास हो सके, क्योंकि विकास की एक शर्त क्या है, औद्योगिकरण है। इसलिए अब देखिए आगे है छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास। अब जो छोटे पैमाने के जो उद्योग हैं उन्हें लघु उद्योग भी कहा जाता है। लघु का मतलब भी छोटा होता है। अगर क्वेश्चन में आपको लघु उद्योग दे दिया जाता है तो कंफ्यूज मत होइए, ये छोटे पैमाने के उद्योगों के बारे में ही बताया गया है। तो इनका विकास किस प्रकार से हुआ है, यानी कि इनके जो विकास हुआ है उसमें इनकी विशेषताएं क्या रही हैं और समस्याएं क्या रही हैं, चलिए देखते हैं। छोटे पैमाने के जो उद्योग हैं उनकी विशेषता कुछ इस प्रकार है। श्रम गहन तथा इस कारण रोजगार परक। जो छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं वो क्या है, श्रम गहन होते हैं, यानी कि वहाँ पर जो मशीनें हैं वो कम होती हैं और जो लोग हैं वो अपने हाथों से जो कार्य अधिक करते हैं। इसलिए जो छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं वो श्रम गहन होते हैं और इसी कारण वो रोजगार परक भी होते हैं। अब अगला देखिए, अगला है स्थान निर्धारण संबंधी लचीलापन। जो छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं उनमें स्थान निर्धारण करने में लचीलापन दिखाई देता है, क्योंकि छोटे पैमाने के उद्योगों में
कुछ छोटे से स्थान पर ही क्या होते हैं, ये उद्योग धंधे खुलते हैं, छोटे पैमाने वाले जो उद्योग होते हैं। इसलिए अगर उन्हें शिफ्ट करना हो यानी कहीं और स्थापित करना हो तो उसमें तकलीफ़ नहीं होती है, ईज़िली वो कहीं और शिफ्ट किए जा सकते हैं, उनमें लचीलापन होता है। इसी तरीके से अगर इसका कंपैरिजन हम करें बड़े पैमाने के उद्योग से, तो उसमें बड़े पैमाने के उद्योग से इसका कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो बड़े पैमाने के उद्योगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए यातायात, परिवहन का जो खर्चा वो इतना ज़्यादा उठाना पड़ता है और उन्हें शिफ्ट करना इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जबकि छोटे पैमाने के उद्योगों को कहीं पर भी स्थान परिवर्तन करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, इसलिए उनमें लचीलापन दिखाई देता है। अगला देखिए, इसी प्रकार से हम ऊपर वाला ये पॉइंट देखें, इसे हम तुलना करें अगर हम बड़े पैमाने के उद्योग से, तो वो क्या है, इतने श्रम गहन नहीं, यानी कि रोज़गार परक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर उनके पास जो बड़े पैमाने के उद्योगों को स्थापित करते हैं उनके पास क्या होता है, उन उद्योगपतियों के पास धन होता है अच्छा खासा, पूंजी होती है अच्छी खासी, तो वो क्या करते हैं, जो तकनीकी है, मशीन है, उनका प्रयोग करते हैं। जहाँ पर वो किसी को रोज़गार देते हैं, यानी कि जो 10 व्यक्ति मिलकर जो कार्य करते हैं, तो उसके स्थान पर वो एक जो मशीन है वो स्थापित कर देते हैं, जिससे कि हज़ारों वाला काम हो सकता है। इसलिए वहाँ पर मशीनों की स्थापना होती है, इसलिए वो इतने ज़्यादा रोज़गार परक नहीं होते हैं। अब देखिए थर्ड वाला पॉइंट, क्योंकि सेकंड वाला हम कवर कर चुके हैं। अगला देखिए थर्ड वाला, अल्प निवेश। अल्प का मतलब होता है कम। अल्प निवेश की आवश्यकता, जो छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं वो कम खर्च में क्या हो जाते हैं, स्थापित हो जाते हैं। या फिर कहा जाए कि हम अपने घर के आंगन में भी छोटे पैमाने के उद्योग क्या कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। तो इसमें जो निवेश है वो बहुत ही कम मात्रा में चाहिए, परंतु अगर बड़े पैमाने के उद्योगों को देखें तो उनकी स्थापना, बल्कि बड़े पैमाने के उद्योगों को स्थापित करने के लिए अच्छा खासा धन चाहिए, पूंजी चाहिए, निवेश चाहिए, जिसके द्वारा क्या हो सकता है, वो स्थापित हो सकते हैं। परंतु छोटे पैमाने के उद्योगों को बहुत ही कम निवेश की आवश्यकता होती है, इसीलिए क्या है, वो समाज में समानता स्थापित करने के लिए भी क्या है, बढ़ावा देते हैं। ये साथ ही साथ रोजगार उपलब्ध करवाते हैं। अब देखते हैं छोटे पैमाने उद्योगों की समस्या। छोटे पैमाने के जो उद्योग है उसकी कुछ समस्या इस प्रकार है। वित्त की समस्या। वित्त का मतलब होता है धन। तो जो धन संबंधी समस्या है छोटे पैमाने के उद्योगों में रहती है, उनके पास धन ना होने के कारण वो अच्छी खासी जो मशीनें होती हैं उनका प्रयोग नहीं कर पाते हैं, या फिर जो बिजली वगैरह है उनका प्रयोग नहीं कर पाते हैं, या फिर इस तरीके से यातायात वगैरह का खर्चा वहन नहीं कर पाते हैं। इसलिए क्या छोटे पैमाने के उद्योग अधिक विस्तृत नहीं हो पाते हैं, इसलिए तो वो छोटे पैमाने के उद्योग रहते हैं। तो धन संबंधी जो दिक्कत है छोटे पैमाने के उद्योगों में चलती रहती है। अगला कच्चे माल की समस्या। जो छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं उसमें कच्चे माल की समस्या होती है। कच्चा माल किसे कहा जाता है? कच्चा माल होता है किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए उसका आधार होता है। जैसे कि अगर हम चीनी का उत्पादन कर रहे हैं तो उसके लिए जो गन्ना है वो क्या, उसका आधार है। तो इसी तरीके से कच्चा माल हर किसी वस्तु का अलग अलग होता है। अगर हम किसी टेबल का निर्माण कर रहे हैं तो उसके लिए क्या आधार है, उसके लिए लकड़ी उसका कच्चा माल होगी। तो ये कच्चे माल की समस्या छोटे पैमाने के उद्योगों में रहती है। क्यों रहती है? धन के कारण रहती है, अधिक धन नहीं होता है। अगला देखिए अप्रचलित यंत्र या फिर मशीन। यंत्र का मतलब ही मशीन होता है। तो छोटे पैमाने के उद्योगों के पास, जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट पॉइंट में कि धन की कमी के कारण मशीनें नहीं होती है, तो कई बार क्या होता है कि उनके पास धन की कमी के कारण या फिर जो छोटे पैमाने के उद्योग इसीलिए तो उद्योगपति छोटे पैमाने के उद्योग स्थापित करता है क्योंकि उसके पास धन नहीं है। तो इसी कारण वो अप्रचलित का मतलब है जो प्रचलन में नहीं है, ऐसी मशीनों का प्रयोग करते हैं जो अभी कोई यूज़ नहीं करता। बहुत पुराने समय में जिस मशीन को यूज़ करते थे, जिस तकनीक को यूज़ करते थे, जिस यंत्र को यूज़ करते थे, वो चीज़ें अब वो यूज़ कर रहे हैं। किस कारण यूज़ कर रहे हैं? धन की कमी के कारण। फर्स्ट वाला जो पॉइंट है इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि छोटे पैमाने के जो उद्योग हैं उनके वित्त की समस्या यानी कि धन की समस्या इस कारण भी रहती है क्योंकि जो बैंक हैं उन्हें लोन आसानी से नहीं देते हैं, क्योंकि उनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है या फिर अपना प्रूफ दिखाने के लिए कुछ नहीं है। इस कारण धन की समस्या रहती है। बल्कि जो बड़े पैमाने के जो उद्योग हैं वो लोन आसानी से ले सकते हैं, इसलिए वो अपने धंधे में लगा सकते हैं और उसे और विस्तृत कर सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी आप इस वाले वित्त की समस्या में आप इसे जोड़ लीजिएगा, ये सही रहेगा। अब अगला देखिए बड़े व स्तरीय उद्योगों से प्रतियोगिता।
जो छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं उनमें हमेशा यह रहता है कि अगर वह किसी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं तो वो तो छोटे स्तर पर करेंगे, अधिक समय लेकर करेंगे, क्योंकि मशीनें इतनी अच्छी नहीं होती है तो अधिक समय लगेगा, कम मात्रा में उत्पादन करेंगे। तो क्या होता है, इससे जो बड़े पैमाने के उद्योग हैं उनके साथ हमेशा प्रतियोगिता बनी रहती है, क्योंकि बड़े पैमाने के उद्योग अधिक से अधिक वस्तुएं का उत्पादन कर देंगे, अधिक से अधिक वस्तुओं का निर्माण कर देंगे और कम समय में कर देंगे, कम कीमत में, क्योंकि जो छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं वो हाथों से निर्माण करते हैं तो अधिक कीमत तो लेनी होगी उन्हें, क्योंकि वो मजबूत भी तो होती हैं वो वस्तुएं। परंतु जो बड़े पैमाने के उद्योग है वो कम कीमत पर बेचते हैं, तो इसलिए क्या होता है, जो लोग होते हैं वो हमेशा बड़े उद्योगों में जो वस्तुएं बनती हैं उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। इस कारण भी हमेशा जो छोटे पैमाने के उद्योग है उन्हें प्रतियोगिताओं का सामना करना पड़ा है। तो ये कुछ समस्या थी छोटे पैमाने के उद्योगों की। इसी के साथ जो ये वीडियो है यहाँ पर ख़त्म होती है और जो चैप्टर है वो भी यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर अच्छे समझ आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताएं कैसी लगी। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। थैंक यू।